नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनईपी 2020 के बारे में है। एनईपी 2020 कहने का मतलब यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दोनों ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आज का जो ये क्लास होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर साल इसमें से प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और किन किन भागों में इसको विभक्त किया गया है सारेंगे। और एनईपी जो 2020 है ना, वो कौन सा क्रम में आया है ये भी जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा एनईपी 2020 के बारे में। और उसके बाद आप लोगों से ना 15 से 20 प्रश्न पूछूंगा। इन्हीं जो थ्योरी पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर रहेगा। तो आप लोगों को जो थ्योरी है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, मतलब जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर बाय एमडी धीवर करके ना। तो वहाँ पास आप लोगों का मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का वो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं मिलेगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका जो लिंक रहेगा उसको डाल दूंगा। तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन करके इसका जो पीडीएफ है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हूँ, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले इस क्लास का। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 0.2 सेकंड का ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने पर। और आप जब सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपकी तरह ना मैं भी मेहनत करूँ और एक दिन में 2 से 3 क्लास लेकर आऊँ, ताकि आप लोग को बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए इसी उम्मीद के साथ थ्योरी को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ और साथ में भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्चुअल जो डाटा रहेगा ना उसे मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है, जो बताऊंगा उसको। सबसे पहला टॉपिक को देखो, एनईपी 2020 मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहला इसकी थ्योरी को पढ़ो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समय की मांग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले सन 1968 और सन 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति का मौजूदा इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में रखा गया है। तो इसमें प्रॉपर ये जो आप लोग का पैराग्राफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहला आप लोग जान लो। सबसे पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया हुआ है ना, वो 34 वर्ष के बाद आया हुआ है। कितने वर्ष के बाद? तो 34 वर्ष के बाद आया है, ये याद रखना है। दूसरा, सबसे पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था वो सबसे पहला 1968 का आया था। दूसरा जो आया था वो 1986 का आया था। और जो तीसरा आया है वो 2020 को आया। तो ये तीसरे नंबर का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आप लोगों को याद रखना है। और जो 2020 में जो आया हुआ है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना, तो उसके जो अध्यक्ष है वो कस्तूरी मतलब डॉक्टर कस्तूरी रंजन है, ये आप लोगों को याद रखना है। जो मौजूदा इसरो है ना, इसरो आप लोग को पता होगा है ना, जो हमारे भारत का स्पेस एजेंसी है ना, इसरो का अगर की फुल फॉर्म की बात करो ना तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग को पता होगा भारत का जो स्पेस जो एजेंसी है उसका नाम है ना। उसका जो प्रमुख रह चुके हैं ना डॉक्टर कस्तूरी रंजन ना, तो वो एनईपी 2020 के अध्यक्ष है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मांग प्रस्तुत करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय का नाम से जाना जाएगा। मतलब ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था ना, तो उसका नाम को बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जो फैक्चुअल प्रश्न रहेगा उसको, ठीक है। तो इस प्रॉपर जो पैराग्राफ है उसमें इतना ही आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को फिर से
से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए सारे बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद एक करके अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा। इस नीति का मकसद शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चलाकर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100% लाने का टारगेट रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात कहने का मतलब ये है कि जब किसी कक्षा में ना, मतलब पहली कक्षा में जो बच्चों की अटेंडेंस होती है ना, और उसके अलावा उनका जो नामांकन, उनका जो भर्ती होता है ना सरकारी स्कूल में, वो बहुत ही कम होता है नॉमिनल टाइप से, आप लोग को पता होगा। लेकिन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ना वो कहा गया है कि 2030 तक की जो बच्चों का नामांकन है ना, मतलब स्कूल में एडमिशन है, वो 100% तक रखा जाए। इसलिए जो शिक्षा में ना प्रमुख गुणवत्ता में उसमें सुधार लाया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये एनईपी 2020 का टारगेट है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब फिर से हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। इसे केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया जाएगा। अलग अलग चरणों में इसे लागू किया जाएगा। इसके कुल 4 चरण होंगे। ये पुरानी प्रक्रिया 10+2 के आधार से अलग है। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब से शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इसके शारीरिक एवं मानसिक स्वरूप को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्र के सर्वांगीण विकास पर होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना है। इसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया गया था और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 5 स्तंभों पर आधारित है। तो कौन कौन सा 5 स्तंभ है आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहला पहुंच, दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा सामर्थ्य और पांचवा जवाबदेही। पहुंच का मतलब यह है कि बच्चों के ना 1 किलोमीटर के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है वो होना चाहिए, मतलब बच्चों के पहुंच के अंदर होना चाहिए स्कूल, ये बोला गया है। समानता मतलब सभी बच्चों को एक कक्षा में समान प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा, ये समानता हो जाएगा, ठीक। तीसरा जो होगा गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब यह है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा, ये गुणवत्ता होगा। और सामर्थ्य मतलब यह कि सभी लोगों के सामर्थ्य के आधार पर होगा और शिक्षकों का भी सामर्थ्य उसमें इंक्लूड होगा, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ाया जाएगा और बच्चों का सभी प्रकार से विकास किया जाएगा। और पांचवा है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब यह है कि जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षा विभाग होगा, वो पूरी तरह से शिक्षा के लिए जवाबदेही होगा बच्चों के लिए, उसके विकास के लिए। तो ये मुख्यतः 5 स्तंभ पर आधारित है, तो पांचों स्तंभ को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। नीति का उद्देश्य शिक्षा को भारतीय लोकाचार का प्रतिनिधि और भारत की जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करना है। इसका उद्देश्य सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना भी है। एनईपी 2020 के निम्नलिखित परिणाम है। तो क्या क्या ये इसका परिणाम है, इसको थोड़े से पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट का ये जो परिणाम दिया है उसको पढ़ो। 2030 तक माध्यमिक शिक्षा में ECCE को सार्वभौमिक बनाना। दूसरा, 2025 तक मूलभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल हासिल करना। तीसरा, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER सुनिश्चित करना। तो ये तीनों इसका जो परिणाम है वो रखा गया था। चलिए इसके अलावा अब आप लोग को ना जो एनईपी 2020 है ना, उसके बारे में थोड़े से और एकदम सरल तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है कि मतलब जो एनईपी 2020 है ना, उसका जो पैटर्न है, मतलब जो 5+3+3+4 का पैटर्न है, वो कैसे कैसे होगा ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि एकदम सरल तरीके से आप लोग को समझ में आए। जो मैं समझाऊं वही आप लोग को सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एनईपी 2020 में जो पैटर्न दिया गया है वो क्या था, तो
3+3+4 का पैटर्न दिया था। मैंने आप लोग को थ्योरी टाइम भी बताया था। ये NEP 2020 का पैटर्न आप लोग को याद होगा ना? नहीं होगा तो इसे याद कर लीजिएगा। और ये पैटर्न किस प्रकार से आप लोग को बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला ये जो 5 जो दिया है ना, वो जो 5 रहेगा उसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। कौन सा स्टेज कहते हैं? तो फाउंडेशनल स्टेज, ये जो 5 है उसको कहते हैं। उसके अलावा ये जो 3 का कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो आप लोगों का प्रीपैरेटरी कहलाएगा। क्या? तो प्रीपैरेटरी ये जो 3 है ना वो कहलाएगा। उसके अलावा फिर से ये जो 3 दिया है वो आप लोगों का मिडिल कहलाएगा, है ना। उसके अलावा फिर से ये 4 जो दिया है ना, वो आप लोगों का सेकेंडरी कहलाएगा। तो ये पैटर्न आप लोग को थोड़े से समझ में आया ना? चलिए, अब आप लोग को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना, ये 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें, उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला, कोई भी बालक जब 3 वर्ष का उम्र में पहुंच जाएगा ना, तो उसको सबसे पहला जो भर्ती किया जाएगा वो आंगनबाड़ी में भर्ती किया जाएगा 3 साल की उम्र में। और 1 साल वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। और उसके अलावा 2 साल ना वो किस में पढ़ेगा? बालवाड़ी में पढ़ेगा। किसे? तो बालवाड़ी में 2 साल पढ़ेगा। तो सबसे पहला 3 वर्ष की उम्र में पहुंचते ही 3 से चौथा वर्ष किस में पढ़ेगा? आंगनबाड़ी में। और चौथा से ना 5वां और 6वां वर्ष की उम्र तक की कहाँ पढ़ेगा? तो वो बालवाड़ी में पढ़ेगा, है ना। तो ये आप लोग का 3 वर्ष हो गया। और 3 से सीधा 3 साल इसमें पढ़ेगा, तो 6 वर्ष की उम्र में ये जो बालक है वो पहुंच जाएगा, है ना। तो 1 साल आंगनबाड़ी और 2 साल बालवाड़ी। बालवाड़ी को और प्री स्कूल भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी मिलाकर के 3 साल बालक इसमें पढ़ेगा, तो उसका जो एज होगा वो 6 वर्ष का उम्र पहुंच जाएगा। और 6 वर्ष के उम्र के बाद ना सीधा सीधा जो बालक है ना, वो कक्षा पहली और दूसरी पढ़ेगा। मतलब 6 वर्ष की उम्र में कक्षा पहली में भर्ती होगा और 7वां वर्ष में दूसरी पढ़ेगा, है ना। तो 6 से 7 और 7 से 8, ये 8 वर्ष की उम्र तक की किस में पढ़ेगा? पहली और दूसरी में 8 वर्ष की उम्र तक की पढ़ेगा बालक जो है, पहली और दूसरी। इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे ना, तो पहली आंगनवाड़ी में हो गया, 1 वर्ष हो गया। और दूसरा और तीसरा बालवाड़ी में पढ़ेगा 2 वर्ष, मतलब 3 वर्ष ये हो गया। और उसके बाद पहली और दूसरी इसमें पढ़ेगा, तो 3 और 2 कितना होगा? तो 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष की उम्र तक की जो बालक है वो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और पहली और दूसरी करके ये जो पैटर्न है वो 5 रखा गया है। ये आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद सीधा सीधा जो बालक जिसका उम्र 8 वर्ष हो जाएगा ना, और 8 वर्ष के बाद ना वो तीसरी, चौथी और पांचवी पढ़ेगा। मतलब ये जो 3 का पैटर्न दिया है उसमें पढ़ेगा तीसरी, चौथी, पांचवी। ये जो 3 ईयर दिया है ना, इसमें देखो क्लास 3 से 5, तो कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी 8 वर्ष की उम्र से स्टार्ट करेगा। और 8 से 11 वर्ष तक की ये जो 3 का पैटर्न है उसमें पढ़ेगा। उसके बाद बालक जैसे ही आप 5वीं पास किया, 5वीं पास करने के बाद ना फिर से ये जो 3 का पैटर्न है उसमें पहुंचेगा। इसमें जो बालक है वो मिडिल में पहुंचेगा, और मिडिल में पहुंचकर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा पढ़ेगा इसमें। और जो उसका एज है ना वो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की इसमें पढ़ेगा। उसके बाद मिडिल स्कूल में अगर 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की पढ़ने के बाद, मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं पढ़ने के बाद ना सीधा सीधा जो बालक है वो सेकेंडरी स्कूल में पहुंच जाएगा। सेकेंडरी स्कूल जो रहेगा वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सेकेंडरी स्कूल कहलाएगा। ये जो 4 का पैटर्न दिया गया है उसमें पहुंच जाएगा। और इसमें उसका जो एज रहेगा वो 14 वर्ष से ना 9th क्लास पढ़ेगा, 15, 16, 17, 18 करके पूरा 12वीं तक की पढ़ेगा। मतलब 9वीं से लेकर के 12वीं तक की ना ये जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ेगा। तो ये जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को अच्छे से समझ में आया ना? दोबारा थोड़े से और बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मेरा मकसद है आप लोग को समझ में आना चाहिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का। तो सबसे पहला, जैसे बालक 3 वर्ष की आयु कंप्लीट करेगा, तो 3 वर्ष की आयु में सबसे पहला वो आंगनवाड़ी में भर्ती होगा, 1 वर्ष आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, तो उसकी एज हो जाएगा 4 वर्ष। ये समझ में आया? आंगनवाड़ी पढ़ने के बाद जस्ट वो लोग बालवाड़ी में एडमिशन होगा, और बालवाड़ी में जो वो 2 साल पढ़ेगा। तो 2 साल जब बालवाड़ी में पढ़ेगा तो उसका एज क्या हो जाएगा? 4 और 2 कितना होगा? 6 वर्ष उसका एज हो जाएगा। और हम लोग को पता है ना कि 6 वर्ष की उम्र में जो बालक का है वो कक्षा पहली में एडमिशन होता है। तो कक्षा पहली और दूसरी वो कहाँ पढ़ेगा? वो 6 वर्ष की उम्र में इसी में पढ़ेगा। ये जो फाउंडेशन स्टेज है उसी में पढ़ेगा, पहली और दूसरी फाउंडेशन स्टेज में ही है, ठीक है। तो कक्षा 6वीं में पहली और दूसरी पढ़ा, तो उसका एज कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। उसका जो एज है वो पहली और दूसरी पढ़ेगा 6 वर्ष की उम्र में, तो 8 वर्ष होगा ना जी। और हम लोग का जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है, 6 वर्ष की उम्र होता है तभी उसका एडमिशन होता है पहली में। तो ये सेम टू सेम पैटर्न जा रहा है।
तो 8 वर्ष की उम्र जैसे उसका कंप्लीट हुआ तो वो तीसरी में एडमिशन लेगा और फिर चौथी और पाँचवीं पढ़ेगा 3 साल। ये जो सेकेंडरी जो दिया है ना, मतलब प्रीपैरेटरी जो स्टेज दिया है ना, उसमें वो लोग 3 साल पढ़ेगा। तो उसका जो एज है वो 8 से लेकर 11 वर्ष तक की, वो ये जो तीसरी से पाँचवीं तक की वो पढ़ेगा, तो 11 वर्ष उसका उम्र हो जाएगा। अब 11 वर्ष उम्र हो गया और जो पाँचवीं है वो पढ़ने के बाद सेकंड में फिर से जाएगा, जो 3 का पैटर्न दिया गया उसमें फिर से जाएगा। तो इसमें जो रहेगा वो 3 साल पढ़ेगा, कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं पढ़ेगा ये थ्री के बाद। जैसे ही आठवीं क्रॉस किया बच्चे ने, उसके बाद फिर ना 4+ में पहुंच जाएगा, जो हम लोग का पैटर्न है उसमें। तो उसमें जो रहेगा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ेगा, जो उम्र रहेगा वो 14 से 18 तक की हो जाएगा। तो ऐसे करके जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको पूरा करता है ये जो स्टेज है वो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो दोबारा आप लोग पढ़ सकते हो इसको भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को थ्योरी के तौर पर भी समझाऊँ ना, तो इसमें भी सेम टू सेम बोला गया है। अगर पढ़ना चाहो तो ध्यानपूर्वक देख लो, मैं आप लोगों को इसमें भी बता देता हूँ। इसमें देखो क्या बोला है, 5+3+3+4 का जो संरचना विवरण दिया है उसको भी पढ़ो थ्योरी के तौर पर। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल दिया है फाउंडेशनल स्टेज में। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल शिक्षा और कक्षा 1 और 2 शामिल है, जो 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए है। मतलब सेम मैं भी बताया था ना कि सबसे पहला आंगनबाड़ी जाएगा 3 वर्ष की उम्र में, उसके बाद फिर बालवाड़ी में 2 वर्ष पढ़ेगा, उसके बाद फिर पहली और दूसरी पढ़ेगा। तो उसका जो एज होगा वो 3 से 8 तक की हो जाएगा, ये जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें। सेम टू सेम थ्योरी में भी बोला है। उसके अलावा प्रीपैरेटरी स्टेज 3 साल वो बच्चा है जो वो पढ़ेगा। इसमें कक्षा तीसरी से पाँचवीं शामिल है, जो 8 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए है। सेम मैंने आप लोग को बताया था ना, वही है। मिडिल स्टेज 3 साल पढ़ेगा जो बालक है वो। इसमें कक्षा 6 से 8 शामिल है, जो 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे के लिए है। उसके अलावा सेकेंडरी स्टेज दिया है 4 साल का। तो इसमें कक्षा 9 से 12 शामिल है, जो 14 से 18 की उम्र तक बच्चे के लिए है। तो ये आप लोग को स्टेज समझ में आया ना जो बोला हूँ वो। और सेम बोलो तो ये देखो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो NEP 2020 के अनुसार। तो केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है यार, लेकिन बस समझने की आवश्यकता है। जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ना इसका जो प्रश्न है उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग अब इसका जो प्रश्न है उसको पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहला एक बात मैं बता दूं, ये जो हम लोग जो प्रश्न लेकर आया हूं ना मैं, उसमें जो प्रश्न की जो संख्या है ना वो उटपटांग दिया हो। उटपटांग कहने का मतलब है कि सीक्वेंस बाय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस पे प्रश्न के क्रमांक पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है प्रश्न का उस पर ध्यान देना है, और मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। मतलब ये जो 3 आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया ना, इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उसके बाद आप लोगों को ना कौन सा कथन सही है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पहले पढ़ो, पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। दूसरा, कला मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। तीसरा, व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। ऑप्शन ए केवल एक सही कथन है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही कथन है। या ऑप्शन डी 2 और 3 सही कथन है। तो क्या इसका आंसर होगा, दोबारा आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आप लोग को थ्योरी को समझाया है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 कथन सही है, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों कथन जो दिया गया है ना, वो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें बोला गया था कि NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्प में आधारित लचीलापन दिया जाएगा बोला है। तो लचीलापन का मतलब ये होता है कि बच्चों को भी ना शिक्षा में बराबर अवसर दिया जाए, ये होता है। तो पहला को देखो, पाठ्यक्रम
अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं, मतलब सभी को एक समान से पढ़ाया जाएगा, मतलब खेल के माध्यम से भी, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी। तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, कला मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, मतलब कला का मतलब ये बच्चों के जो अंदर में छिपी हुई कला वो है, और विज्ञान है और जो मानविकी है ना, इसमें किसी भी प्रकार की अलगाव नहीं है, मतलब दूरियां नहीं है, सभी को समाहित करके पढ़ाया जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़ो, व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। तो व्यावसायिक और अकादमिक धारा मतलब जो आप लोग को स्कूल में पढ़ाते हैं वो, और जब आप लोग को व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं वो, तो सभी के बीच ना अलगाव नहीं रखा जाएगा, सभी को समान रूप से लेकर के पढ़ाया जाएगा। तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तीनों जो कथन दिया है वो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत प्रीपैरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन ए कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी कक्षा 3 और 5, ऑप्शन सी कक्षा 6 से 8 या ऑप्शन डी कक्षा 9 से 12। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, और मैं आप लोगों को ये जो संरचना है उसे बहुत अच्छे तरीके से सरल से बताया हूँ यार। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे ना, तो बिल्कुल आप आराम से बता सकते हो। तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी कक्षा 3 से 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते समय ये जो संरचना दिया है 5+3+3+4 का संरचना दिया है, उसमें मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये जो प्रीपैरेटरी स्टेज है उसमें कौन सी कक्षा में बच्चे शामिल होते हैं, तो वो कक्षा तीसरी से 5वीं ना होंगे। जी हाँ, मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना। क्या बताया था? तो सबसे पहले 5 वाला जो पैटर्न है उसको क्या बताया था कि इसमें आप लोग का 1 साल बालवाड़ी, 2 साल आंगनबाड़ी और 2 साल आप लोग का कक्षा पहली और दूसरी होगा। तो ये आप लोग का फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। ये जो 5 साल का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग का, तो ये आप लोग का फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगा ना, है ना। उसके अलावा ये जो 3 का जो पैटर्न है, 3 में आप लोग को क्या बताया था, 3 में कक्षा तीसरी से 5वीं तक की जो बालक है वो पढ़ेगा, और इसे हम लोग प्रीपैरेटरी स्टेज बोलते हैं। क्या? तो प्रीपैरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की ना पढ़ेंगे जी, जो बोलते हैं वो मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना। उसके अलावा फिर से अगर कि 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का मिडिल हो जाएगा, है ना। तो और मिडिल में मैंने आप लोग को क्या बताया था ना कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक की ये जो मिडिल है वो कहलाएगा आप लोगों का। और उसके अलावा ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बताया था आप लोग का 4 के कॉन्सेप्ट में, और 4 के पैटर्न में मैंने आप लोग को बताया था ना कक्षा 9वीं से लेकर की 12वीं तक की जो बालक है वो सेकेंडरी में पढ़ेगा बोल करके बताया था ना। तो ये जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को अच्छे से समझाया था ना। तो इसमें पूछा गया था कि प्रीपैरेटरी स्टेज कौन सा है, तो प्रीपैरेटरी स्टेज के लिए दूसरा को मैंने आप लोग को बताया था ना कि 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है उसको, और इसमें कक्षा तीसरी से 5वीं ना आएगा। जी हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा करके पूछे आसानी से आप लोग बना पाओगे। अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का पढ़ने का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, ऑप्शन बी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से, या ऑप्शन डी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। ये मैंने आप लोग को ब्लैक बोर्ड के बारे में अभी नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग गेस करके बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर इसका मैं आंसर विस्तार पूर्वक आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का संबंध पूछा है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना उसका जो संबंध है वो विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं, मतलब जो पढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, जैसे डस्टर की, चौक की, उसके अलावा जो बच्चों के खेलने के लिए जो बैट हो गया, बॉल हो गया, और अलग अलग प्ले के लिए जो
जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया था, एक योजना चलाया था जिसका नाम ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड था, ठीक है। और ये जो विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही चलाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? ऑप्शन ए केवल कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका, ऑप्शन सी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2, या ऑप्शन डी आंगनबाड़ी से कक्षा 5 तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हल्का सा घुमा दिया गया है, ठीक है, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो एनईपी 2020 के अनुसार ये जो नवीन पाठचर्या जो दिया है, मतलब नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 का जो पैटर्न दिया गया था ना, उसमें मूलभूत चरण की बात की गई। मूलभूत चरण का मतलब ये होता है फाउंडेशनल स्टेज को पूछा है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो चरण है उसको पूछा है। तो जो सबसे पहला चरण है उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1 वर्ष आंगनबाड़ी में, 1 वर्ष बाल वाटिका में और 1 वर्ष जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो आएगा उसमें रहेगा, है ना। ये जो बाल वाटिका है उसके अंतर्गत ही पूर्व जो प्राथमिक विद्यालय है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर आपने तो 2 वर्ष बाल वाटिका बोल दिया है, इसके अंतर्गत ये भी आ जाता है, ये मैंने आप लोग को बताया था ना। उसके अलावा कक्षा पहली और दूसरी तक की इसी में जो प्राथमिक फाउंडेशनल स्टेज है उसमें आएगा, मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अभी आप लोगों को टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन समझना है आप लोगों को, रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आपका पढ़ने का, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप समझने पर जोर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितना प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? ऑप्शन ए 85% से अधिक, ऑप्शन बी 75% से अधिक, ऑप्शन सी 95% से अधिक, या ऑप्शन डी 65% से अधिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 85% से अधिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत 6 वर्ष की आयु के पूर्व विकसित हो जाता है बोला है। तो 6 वर्ष की जो आयु से पूर्व जो बालक की जो मस्तिष्क जो माइंड होता है ना वो 85% तक विकसित हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 85% जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 4 वर्ष की आयु से पहले, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु से पहले, ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु से पहले, या ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु से पहले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की आयु से पहले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 31 क्या बोला है, एनईपी 2020 के अनुसार ना जो तैयारी कक्षा या बाल वाटिका है ना तो उसका एज को पूछा है। जो बाल वाटिका है वो उसमें बच्चों की एज को पूछा है। तो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में बच्चों की एज क्या है? मैंने आप लोग को बताया था ना कि 3 वर्ष की आयु जैसे ही बालक पूर्ण करता है उसके बाद सीधा वो आंगनबाड़ी में 1 वर्ष और 2 वर्ष जो रहेगा वो बाल वाटिका में पढ़ेगा। तो वो 5 वर्ष की आयु से पहले ही ना होगा, जी हाँ।